तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो बात होने वाली है, पिछले वीडियो में हम बात कर लिए थे ब्रिटिश हुकूमत के वो 3 पिलर्स जो कि उसके रूल को भारत में बरकरार रखने के लिए मदद करते थे। आज हम बात करने वाले हैं वो 3 इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल भारत में टिका हुआ था। यानी कि पहले हमने कॉज रीज़न जाना कि क्यों टिका हुआ था, अब हम जानेंगे वो इंस्ट्रूमेंट कौन से थे। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था इंडियन सिविल सर्वेंट सर्विसेज, यानी कि सिविल सेवक। तो द सिविलियन ब्यूरोक्रेसी विच कंट्रोल्ड द आर्मी बाय पुलिंग द फाइनेंशियल स्ट्रिंग इफ नॉट एनीथिंग एल्स रैन द इंडियन एम्पायर विथ इट्स हेल्प वर मेंट ओनली फॉर इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फ्रेम्ड एट। मतलब कुल मिला के ये है कि शुरुआत में ये था कि जो भारत में सिविलियन ब्यूरोक्रेसी थी उसका उद्देश्य तो इतना था कि जो घरेलू पॉलिसी थी, जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी, उसको फ्रेम करना था। लेकिन लंदन से दूरी होने की वजह से यहाँ पे एक तरीके से वर्चुअल डिस्क्रिशन यहाँ के सिविल सर्वेंट को मिलने लगा। इस वजह से वो अपने हिसाब से जो भी चाहे वो कर सकते थे। क्लाइव डेवी के शब्दों में अगर बात करें तो अपने चरम के वर्षों में ये माना जाता है कि वे सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑफिशियल थे पूरे एम्पायर में। अगर हम पूरी दुनिया की न भी बात करें तो इट वॉज अ पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी एट द आउटसेट एज अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एज आउटलाइंड बाय इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इन दोनों एक्ट के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि ये एक तरीके के संरक्षणवादी ब्यूरोक्रेसी थी और इनका जो मेथड था वो काफ़ी हद तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नॉमिनेशन के थ्रू होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होते थे उनके नॉमिनेशंस के थ्रू उनके इसके जो सदस्य होते थे उसके नामित करते थे और वो एक डिक्लेरेशन साइन करते थे जिसमें वही बताते कि इसमें किसी तरह के उन्हें कोई पैसा नहीं लिया है इस फेवर के बदले। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले शुरुआत में इसे देखने को मिलती है। लॉर्ड वेलेस्ली जब आता है तो वो उसका एक विज़न रहता है और वो विज़न अपने मिनट में 1800 में लिखता है कि जो भारत का जो साम्राज्य है वो सिर्फ इस अस्थायी रूप से नहीं बल्कि एक परमानेंट रूप से उसे रूल करना चाहिए। और अगर वो ऐसे चाहते हैं तो इसके लिए वो क्या किए कि वो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में था उसको सिविल सर्वेंट्स के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग का बंदोबस्त करते हैं और वहाँ पे पोस्टिंग होने से 3 साल पहले तक वहाँ पे उन लोगों की ट्रेनिंग करवाते हैं। लेकिन ये कॉलेज बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि वेलेस्ली के जो प्लानिंग थे वो उसके मामले में वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में अपना जो पक्ष था वो बहुत जल्द खो दिया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लगने लगा कि इस प्रोग्राम से जो वफादारी होगी वो लंदन से शिफ्ट होकर कलकत्ता में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया और ये सिर्फ एक लैंग्वेज स्कूल की तरह काम करते रहा। 1805 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हुई हेल्टफोर्ड में जो कि लंदन के ही पास है और यहाँ पे जो है इसे 1809 में हेलेबरी में स्थानांतरित कर दिया। यहाँ से यहाँ के जो भी कैंडिडेट होते थे उनका जो नामकरण होता था, उनका जो नामित होते थे वो डायरेक्टर मंडल से होते थे, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से होते थे और यहाँ पे उन्हें 2 साल बिताना होता था ट्रेनिंग के तौर पे और एक फाइनल एग्ज़ाम अगर वो पास करते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को बाद में बंदोबस्त देखने को मिलता है। लेकिन हेलेबरी कॉलेज जो होता है एक
वहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ कैमरेडरी मतलब एक बंधुत्व की भावना और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू एन एक्सक्लूसिव क्लब, मतलब कि एक पेशेवर रूप से एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे समूह में खुद को महसूस करते थे जैसे कि वो किसी खास प्रतिष्ठित और किसी खास प्रिविलेजधारी हों। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अगर हम बात करें तो 1830 तक आते आते क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया हैड इंक्रीज्ड इमेंसली एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड वंस अगेन कंबाइंड इन हिज ऑफिस द रेवेन्यू कलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मजिस्ट्रियल अथॉरिटी एंड ऑल्सो सम जुडिशियल पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टर्स की जो भी पावर होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा आगे के आने वाले दिनों में पंजाब और असम जैसे राज्यों को भी जीत लिया जाता है। तो इससे इन लोगों के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है। तो along with that function of the state were also gradually extending newer areas of activities। तो उनका इलाका सिर्फ 3 प्रेसिडेंसियों से हट के बाकी के और इलाकों पे भी होने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे अपने एरिया को जीतते जा रहे थे। कंपनी का जो प्रभाव था वो बढ़ते जा रहा था। तो इस वजह से हालात ये हुए कि अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि सिर्फ और इंग्लैंड से लोगों को बुलाया जाए, पैसा भी बचाने की ज़रूरी था और यहाँ सिविल सेवकों को भी भर्ती करना था। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ लाई गई कि इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन रिक्रूटमेंट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी बेहतरीन दिमाग थे उन्हें ओपन कंपटीशन के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा। और लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट था ये पहले शुरुआत में सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलता था, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उन्हें मतलब उनका सपोर्ट हासिल था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने इस चीज़ को थोड़ा सा और ओपन बना दिया और यहाँ पे जो है नेचुरली बॉर्न सब्जेक्ट ऑफ हर मैजेस्टी, मतलब कि भारत में रहने वाले जितने भी उनके महारानी के जितने भी प्रजा हैं सभी लोगों को ये अधिकार दे दिया कि वो इस ओपन कंपटीशन में आ सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन होता था सालाना, इंग्लैंड में ही इसका एग्ज़ामिनेशन होता था। इस तरह से हम देखते हैं कि एक केंद्रीकृत नौकरशाही का एक स्टील फ्रेम इस दौर में आता है। और यहाँ पे अब क्या होता है कि जो एम्पायर है अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर लेता है। इट वॉज नो वंडर दैट in the administrative structure of Indians were accommodated if at all only in subordinate position known as uncovenanted civil services। तो ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। 1813 के बाद क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इंडियनाइजेशन करते हैं और इसमें जो है ज़्यादातर जुडिशरी की प्रोसेस के लिए वो शुरुआत करते हैं। बाद में लॉर्ड बेंटिक जो रहता है वो इंक्लूजन मतलब भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए उन्हें शामिल करने की बात वकालत करता है। और इसके पीछे का दूसरा जो वजह रहती है वो जो खर्च है उसको कम करना रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और होती है कि 1831 में जुडिशियल पावर भी दे दी जाती है ऑफिसर्स को। लेकिन जो कॉवेनेंटेड ऑफ सिविल सर्विस होती थी वो अभी भी भारतीयों के लिए वंचित थी और भारतीय इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। तकनीकी तौर पे 1853 का जो एक्ट था वो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ओपन तो कर दिया था, लेकिन वास्तविक रूप से वो अभी भी यहाँ पे आ नहीं सकते थे, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ इंग्लैंड में होता था। और भारतीय राष्ट्रवादियों के
लगातार कहने के बावजूद, लगातार पिटीशन डालने के बावजूद उन्होंने इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया। और 19वीं सदी के आखिरी दशकों में हालत ये हो गई कि जो यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी थी इस चीज़ को पूरी तरह से घोर विरोध करने लगे और इसको ना आने दिया, किसी तरीके से नहीं चाहते थे कि ये आए। फिर भी सरकार जो है राष्ट्रवादियों की डिमांड को इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसलिए स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को लाया गया 1870 में एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के तहत। यहाँ पे क्या होता था कि भारतीयों को जो कि जिनके अंदर काबिलियत थी और मेरिट के हिसाब से उनके कुछ जगहों पे नॉमिनेट कर दिया जाता था। लेकिन लॉर्ड लीटन जो कि काफ़ी सन की किस्म का वाइसराय था और क्लियरली एक संभ्रांत वर्ग से आता था, इस चीज़ के खिलाफ हो गया और वो इसको टाल दिया। फिर लॉर्ड रिपन जो था वो पहली बार ये महसूस करता है कि ये जो हम लगातार भारतीयों को प्रशासनिक सेवा से बेदखल कर रहे हैं या फिर उन्हें शामिल नहीं कर रहे हैं, ये साम्राज्य के लिए काफ़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इससे भारतीय लोगों के अंदर एक विद्रोह की आग भड़का सकती है। और इसलिए ज़रूरी चीज़ ये हो गया है कि समय समय पर हम उन्हें प्रशासनिक सेवा में शामिल करते रहें, ताकि जो काबिल लोग हैं और काबिल भारतीय लोग हैं उनको उनकी काबिलियत और उनके मेरिट के हिसाब से कॉन्वेंट सिविल सर्विस में शामिल किया जाए। लेकिन इसका जो प्रपोज़ल था वो काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध शुरू हुआ यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी द्वारा, क्योंकि उन्हें साफ साफ लगता था कि अगर ऐसा हो गया तो उन्हें भारतीयों के साथ अपने जो ताकत है उससे साझा करने पड़ेगा। और 1857 के विद्रोह के बाद ये चीज़ यूरोपियन कॉवेनेंट सिविल सर्वेंट में ये भावना और तेज़ी से मतलब ये चीज़ें और तेज़ी से आने लगी कि वो एक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होने लगे और उनके खुद के घर में अरिस्टोक्रेटिक क्रिटिसिज्म शुरू होने लगा। जो वहाँ के लिबरल्स थे वो पार्लियामेंट में उनके ऊपर हमलावर हो गए और ये कहने लगे कि अगर इस तरह से इनका बर्ताव चलता रहा तो इनके इस बर्ताव की वजह से भारत में एक मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब और भारतीय साम्राज्य जो है वो खतरे में आ सकता है। फिर किसी तरह से रिफॉर्म लाया गया 1892 में, उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन के कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो हर 5 साल में शामिल, मतलब 5 साल पहले जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर एक रिफॉर्म लाया गया। उसके हिसाब से ये बात की गई कि जो अनकॉवेनेंटेड सिविल सर्विस थे उसको प्रोविंशियल सिविल सर्विस बना दिया गया और जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस था उसे हटा दिया गया और उसकी जगह पे जो हायर सिविल पोजीशन थे जिन्हें वो पहले ICS लोगों के लिए ही सिर्फ सुरक्षित रखा गया था, वो प्रमोट होके PCS अधिकारी के थ्रू भी बन सकते थे। तो यहाँ पे इंडियंस could still enter ICS through an open examination held in London, but their representation in this service remained absurdly low, just about 15% in 1922। तो 1922 तक ये आंकड़ा सिर्फ 15% तक था। तो राष्ट्रवादियों के मांग पर भारत सरकार ने 1919 में क्या किया कि provided for a separate not simultaneous recruitment process to the ICS to be held in India, and under its provision first examination was held in Allahabad in February 1922। तो
नहीं, 1919 के एक्ट के तहत पहली बार जो आईसीएस की परीक्षा जो भारत में हुई थी वो इलाहाबाद में 1922 में हुई थी। और ये एक तरीके से क्रांतिकारी कदम था, जिससे कि एक तरीके से एक रास्ता मिल गया कि अब भारतीयों के जो प्रतिनिधित्व है भारत सिविल सेवा प्रशासन में, वो अब बढ़ सकता है। और फिर यही चीज़ आगे चलता रहा और आज स्थिति ये है कि 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भारत का जो आईसीएस था उसका नाम बदल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस कर दिया गया। तो ये था सिविल सर्वेंट का कहानी। अब दूसरे हथियार की बात करें, दूसरे इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो वो है रेसिडेंस एंड पैरामाउंटसी। बेसिकली बात ये है कि पांचवें हिस्से पे तो ब्रिटिश एम्पायर का राज था, मतलब ब्रिटिश राज था। लेकिन 2/5 टेरिटरी ऐसी भी थी जहाँ पे अभी भी प्रिंसली स्टेट या राजे महाराजे रूल कर रहे थे। यहाँ पे क्या था कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो राज्य होते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके साथ एक समझौते के तहत या एक ट्रीटी के तहत उन्हें शामिल किया गया था। तो रेसिडेंट वो होते थे, वो बंदा होता था कि जो अंग्रेज़ों की तरफ से राजा महाराजा के दरबार में रहता था, और उसका काम ये होता था कि कोई राजा जो है उसके हिसाब से, मतलब अंग्रेजी नीतियों के हिसाब से काम करे और ये चीज़ इंश्योर करे कि अंग्रेज़ों के अहित ना हो। बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं इस तरह से बताऊं, तो ये रेसिडेंट का जो सिस्टम था, ये आप समझिए कि एक नज़र रखने वाला सिस्टम था लोगों पे, मतलब राजा के ऊपर नज़र रखने वाला सिस्टम था। इससे क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, उनकी जो विदेश नीति होती थी, उनकी जो संचार की नीति होती थी, उनकी जो और भी फॉरेन हो गया, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, तो इन सारी चीज़ों पे पहले कंपनी का, फिर बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था। लेकिन क्या होता है कि 1857 में रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अंग्रेज़ों की जो भारतीय राजे रजवाड़ों के साथ जो नीति रहती है, उस नीति में एक तरीके से वाटरशेड मूवमेंट का काम करता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्योंकि ये जो रिवॉल्ट होता है, ये जो विद्रोह होता है, इसके होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, वो यहाँ के जितने भी राजा महाराजा थे, उनके ज़्यादातर उन राजा महाराजाओं को हराते हुए उनके इलाकों पर कब्ज़ा करते जा रही थी। इससे उन्हें इस चीज़ का डर होने लगा था कि कहीं उनके इलाके पे अंग्रेजी कंपनी का कब्ज़ा ना हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो था, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर बाद में जब विद्रोह शांत हुआ, तो 1858 में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसके तहत ये तय होता है कि अब से भारत में महारानी का, ब्रिटेन की महारानी का सीधा शासन होगा, और यहाँ के जितने भी राजा होंगे, उन्हें अब साम्राज्य में उसको नहीं मिलाया जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य की जितनी भी ब्रिटिश राज की जितनी भी सीमा है, यानी कि ब्रिटिश का जहाँ पे सीधा शासन है वहाँ पे तो रहेगा, लेकिन जहाँ पे जो राज्य बने हुए हैं उन्हें यथावत बनाए रह जाएगा, उनको कोई भी परेशान नहीं किया जाएगा।
बस उन्हें काम ये करना होगा कि पहले के जैसे रेसिडेंट रखते थे रखेंगे, लेकिन इसमें भी एक चीज़ ये कर दी गई कि जो रेसिडेंट होगा वो बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी उनके अंदरूनी मामलों में नहीं करेगा। जैसे जैसे प्रिंसली स्टेट रूल करना चाहे वैसे वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो उनके अंदरूनी मामलों में कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, बल्कि उन्हें इस चीज़ के लिए भी बनाओ कि वो अपने जो राज्य हैं उनमें आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू कर दें और इस तरह से जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसको बढ़ोतरी मिलते रहे। तो ये चीज़ इनका चलते रहा। अगर हम बात करें 1904 तक, तो 1904 तक ब्रिटिश साम्राज्य कुछ ऐसा दिखता था। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। तो जो ग्रे एरिया जो डार्क ग्रे आपको एरिया देख रहा है वो प्रिंसली राज्य हैं, वो प्रिंसली स्टेट हैं, और जो लाइट ग्रे में है वो ब्रिटिश एम्पायर है, या ये ब्रिटिश इंडिया है। जैसे बंगाल हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, पंजाब हो गया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, और ये वाला जो हो गया इसको हम कहते हैं ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये इसके अलावा यहाँ पे हो गया बॉम्बे, फिर मद्रास, ये बर्मा, ये आसाम। तो ये सारे हो गए आपके ब्रिटिश प्रोविंस। इसके अलावा जैसे यहाँ पे सेंट्रल इंडिया एजेंसी हो गई, राजपूताना हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे हैदराबाद हो गया, यहाँ पे बलूचिस्तान हो गया, फिर यहाँ पे मैसूर। तो ये सारे जो राज्य थे ये प्रिंसली स्टेट थे। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। फिर हम तीसरे एस्पेक्ट पर हम अगर बात करें तो वो तीसरा एस्पेक्ट है कि एम्पायर और इकोनॉमी। एम्पायर और इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी रही है, अंग्रेज़ों की जो राजस्व का निज़ाम रहा है, वो शुरुआत में एक कंपनी के तौर पे था, और ये जो था ये बेसिकली डिविडेंड को पे करने के लिए था, यानी कि बंगाल से बेहिसाब राजस्व लूटने की एक प्रथा थी। अब ये चीज़ जो थी बाद में क्या चलता है कि इस वजह से न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे भारत के बड़े हिस्से में अकाल और महामारी जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। और हम आने वाले यूनिट में ये भी पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों की इस नीति की वजह से इस दौर में कौन कौन से विद्रोह होते हैं, और उन कौन कौन से किसान विद्रोह होते हैं, और कौन कौन से लोकल कंसर्न्स होते हैं, और क्या वो उसके खिलाफ कदम उठाते हैं। और इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले यूनिट्स में, वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि उनकी इस नीति के कारण बहुत अव्यवस्था और बहुत लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। अब इससे टैकल करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, लेकिन मेनली वो इनका जो कदम उठाते हैं वो सिर्फ अपना डिविडेंड बढ़ाने के लिए, क्योंकि जनता से इनका कोई सरोकार होता नहीं है। फिर क्या होता है कि 1857 की जो क्रांति हो जाती है, तो 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ा रोल किसानों का भी रहता है, और उनके जो विद्रोह होते हैं उसके बाद जो अंग्रेज़ों की जो नीति रहती है वो थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पे अब एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बदल दिया जाता है, और जब एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बदलता है तो पहले किसानों को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब भारतीय उद्योगों को टारगेट किया जाता था। 1857 के बाद क्या होता है कि एक
नया दौर चलता है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एक क्लासिकल कॉलोनियलिज्म या क्लासिकल कॉलोनियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप होता है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, इंडियन एम्पायर वॉज सपोज टू पे फॉर द इटसेल्फ एंड एट द सेम टाइम कंट्रीज रिसोर्सेज वर मेंट टू बी अवेलेबल इन द इम्पीरियल कॉज। मतलब यह है कि एक घुमा फिरा के लूटने का ही काम चल रहा है। जो काम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तरीके से करती थी, वो इनडायरेक्टली अब ब्रिटिश एम्पायर कर रहा है कि किसी तरीके से भारतीयों से लूट खसोट करके उनका एक तरीके से बेहिसाब शोषण किया जाए। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पहले विश्व युद्ध के दौरान at the time of World War I, Indian consumed 85% of cotton piece goods produced at Lancashire and 17% of British iron and steel production and was absorbed by Indian Railways। ये था। और यहाँ पे एक चीज़ और थी कि there was no import duty which could be possibly after any sort of protection to any Indian industry। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? मतलब ब्रिटेन से एक्सपोर्ट तो हो रहा है लेकिन इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। एक बागची तो यहाँ तक कहते हैं कि क्वाइट कंट्रारी टू द ट्रेंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ब्रिटिश डोमिनियन, even after 1919 when policies were meant to change under fiscal autonomy convention, successive recommendation of the Indian tariff boards to raise the cotton duties were successfully thwarted by the Lancashire lobby which fought for our rights in India। तो ये हाल था। मतलब कोई कोना नहीं छोड़े थे, कोई मतलब तरीका नहीं छोड़े थे जिससे कि भारतीयों को लूटा न जाए। और इन्होंने इनकी इस नीति का ये इतना बुरा असर हुआ कि यहाँ पे अकालों को लाइनें लग गई, यहाँ पे लोगों की जान ही जाती रही। और अंग्रेज़ों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। तो क्योंकि इनके इम्पीरियल ऑब्लिगेशन थी, उन्हें ही फुलफ़िल करना था और वो किसी तरह से भारत से पैसा निकालना चाहते थे। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो इसमें लिखी है। अब आप ये समझिए कि इनकी इस नीति का असर क्या होता है। जब 1947 में भारत आज़ाद होता है तो भारत को आर्थिक विरासत के तौर पे क्या मिलता है, आप ये समझिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को रेलवे नेटवर्क दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो भारतीयों को तोड़ने के लिए और भारतीयों को तबाह करने के लिए ही बनाया था रेलवे। ये अलग बात है कि भारतीयों को अंततोगत्वा एक थोड़ा बहुत ठीक ठाक ये कंपनसेशन के रूप में मिला। लेकिन अगर इससे अलग हम बात करें तो क्या मिला भारतीयों को, आप ये समझिए कि विपिन चंद्रा एक इतिहासकार हैं। वो क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं वो मैं बताता हूँ। कॉलोनियल लीगेसी में बताते हैं कि उनके इस मतलब अंग्रेज़ों की जो ये पॉलिसीज़ रहती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनकी इस पॉलिसी का असर ये होता है कि हमें एक ऐसा अर्थतंत्र मिलता है जिसमें कि जो हमारा 18वीं सदी के शुरुआत में जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, वो जो रहता है वो करीबन 20-24% रहता है। और वो आते 2.2% से भी कम रह जाता है। तो इस हद तक आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत का शोषण किया था। आप ये समझिए कि जो सोशल सीन्स था, मतलब भारतीयों के लिए उस समय
साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ 25% जो आदमी थे वो पढ़े लिखे थे, और औरतों की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब थी, जो कि 8% के आसपास थी। वहीं अगर दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो और चीज़ें थी, जैसे कि अगर हम बात करें बेसिक फीचर्स की, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी। 1901 में there was a decline in per capita agricultural production which fell by 14% between 1901 to 1941। तो ये पर कैपिटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सीन यहाँ पे ये रहा। फिर दूसरी चीज़ क्या रही कि जो रैयत थी, रैयतवाड़ी एरिया में जो ज़मींदारी चलती थी, और मतलब ज़मींदारी और रैयतवाड़ी एरिया में क्या होता था कि 1940 तक आते आते ये हालत हो गए थे कि 70% जो ज़मीनें थी और उनके ऊपर जो ज़मींदार थे, मनी लेंडर थे, और मतलब वो सब लगभग आधा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन कॉलोनियल इकोनॉमी को, इन कॉलोनियल पीपल को देते थे। मतलब आप समझिए कि यहाँ से इस रैयत से होने वाली जितनी भी कृषि प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, वो सब अंग्रेजी भंडार घर में जाता था, और ये जो होता था ये ब्रिटिश फौज को जाता था, जिससे कि वो बाहर के जो जंग है उसमें अपने ले सकें, मतलब उनकी चीज़ों को संभाल सकें। फिर अगर हम बात करें और चीज़ों की, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, तो आप ये समझिए कि इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग द 19th century there is a quick collapse of Indian handicraft and artisanal industries largely because of the competition from the cheaper imported manufacture। जो कि मैंने इसमें भी बताया है कि जो 19वीं सदी में जो अंग्रेज़ों के द्वारा लंकाशायर से आने वाले सामान थे, और इंग्लैंड के बाकी हिस्सों से आने वाले सामान थे, वो भारत में इतने सस्ते हो गए थे, और कि वो यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। अंग्रेज़ों के पाले हुए गुमास्ते जो थे वो यहाँ के जो काश्तकार थे उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते थे। और इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है कि जो ढाका का जो मसलिन होता था उसकी जो कारीगरी थी वो अब एक्सटिंक्ट हो गई है। ये सब अंग्रेज़ों की कृपा का असर है। तो आप ये समझिए कि ये कुछ हम सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं, जो आप समझिए कि अंग्रेज़ों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो किस तरीके से, किस हद तक भारतीयों को शोषण करने में लगी हुई है। समझ रहे हैं? तो वहीं अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो उसमें तो हम क्या ही बात कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि 1947 तक भारत का जो कैपिटल था वो बहुत हद तक बैंकिंग और लाइफ इंश्योरेंस में था, और किसी इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं था। और इसमें जो परसेंटेज हमें देखने को मिलता है वो 64% था, और बाद में जो है 75% हो जाता है। इसके अलावा देर आर मेनी अदर इंडिकेशंस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इम्पोवरिशमेंट थ्रू आउट द 20th century। पर कैपिटा इनकम हैड स्टैग्नेटेड इफ नॉट डिक्लाइंड। 20वीं सदी की अगर हम पार्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे अगर पर कैपिटा इनकम अगर नहीं घटी तो एक जगह स्थिर तो जरूर रही। 1941 से 50 के बीच में अगर मैं बात करूं तो एनुअल डेथ रेट जो था वो 25 था 1000 पे, जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी तो की हालत तो और ज़्यादा बुरी थी, 175 से 190 के बीच में था पर 1000 पे। मतलब
और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो एन एवरेज इंडियन बॉर्न बिटवीन 1940 टू 51 कुड एक्सपेक्ट टू लिव फॉर बियरली 32 ईयर्स। ये थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सारे कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह से अब ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों की इस नीति का असर क्या होता है, अंग्रेज़ों के इस इकोनॉमिक कॉलोनियल पॉलिसी का हम लोगों पे कितना बुरा असर पड़ता है। तो आई होप आपका वीडियो आप समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अर्ली इंडियन रिस्पॉन्सेस, रिफॉर्म्स एंड रिबेलियंस। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।